Hello, what is up, guys? My name is Dipshika, and you are watching Dr. Deep. अल्केन्स में कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस है जो बहुत आगे तक रहेंगे आपके साथ. दैट इज रिडक्शन विद इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम निकल और प्लैटिनम कैटालिस्ट. देन वुड्स रिएक्शन सोडियम के प्रेजेंस में, ईथर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है. कार्बोक्सिलिक एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन सोडा लाइम मेथड, और एक होता है कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस मेथड. ये आपको मैकेनिज्म के साथ याद होनी चाहिए. आपको छोटे छोटे पॉइंट्स याद होने चाहिए कि किस मेथड से मीथेन नहीं प्रिपेयर हो सकता है. जैसे वुड्स रिएक्शन से सिमेट्रिकल कंपाउंड्स ही प्रिपेयर हो सकते हैं, तो उसमें मीथेन तो एक सिंगल है, वो नहीं हो सकता प्रिपेयर, तो वो याद रखना है. एनोड में क्या रिलीज़ हो रहा है, कैथोड में क्या रिलीज, वो याद रखना है. एनोड में ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड में रिडक्शन होती है. सो वो वाली प्रॉपर्टीज़ बेसिक है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगी एंड आगे तक काम आएगी. देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आती है हेलोजनेशन. दैट इज़ लाइट के प्रेजेंस में जो हेलोजनेशन होती है, दैट इज़ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है. होमोलिटिक क्लीवेज होता है. इसमें 3 स्टेप होता है, इनिशिएशन, प्रोलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन. वो 3 स्टेप्स याद रखना है. एग्जाम्स में भी आती है, MCQ में भी साथ देती है. फिर छोटी छोटी रिएक्शंस है, कुछ रिएजेंट, यही मतलब NCERT से उठा के एग्जाम में दे देता है, कोई चेंज नहीं करता है. तो ये वाले रिएक्शंस याद कर लो. रिएजेंट के हिसाब से चेंज होती है उसकी प्रोडक्ट, क्योंकि डिपेंड करता है ना रिएजेंट किस एक्सटेंट तक ऑक्सीडेशन करवा रहा है. जैसे कोई एल्केन है, उसका ऑक्सीडेशन होकर वो अल्कोहल बनता है, उसका ऑक्सीडेशन होकर कीटोन या एल्डिहाइड बनता है, उसका ऑक्सीडेशन होकर वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. तो किस एक्सटेंट तक ऑक्सीडेशन हो रहा है उससे प्रोडक्ट डिटरमाइन होता है, एंड रिएजेंट विल डिटरमाइन द प्रोडक्ट. एरोमेटाइजेशन, पायरोलिसिस, ये सारे इंपॉर्टेंट है. कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एल्कीन. उसमें एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी वो आनी चाहिए. डायहेड्रल एंगल निकालना आना चाहिए, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है. बस यही याद रखना है, छोटा सा 2-3 पॉइंट याद रखना है. टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है वो याद रखना है. और फिर आते हैं हम लोग एल्कीन्स में. तो एल्कीन्स में स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर ऑर्बिटल डायग्राम के साथ समझ में आना चाहिए. फाइब्राइजेशन क्या होता है जब किसी में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली sp2 होता है. एल्कीन्स की ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस ट्रांस आइसोमर्स. एंड पहचाना आना चाहिए किसका सिस ट्रांस बनेगा, किसका नहीं बनेगा. कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, कुछ इंपॉर्टेंट रीएजेंट, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. ये वाली चीज़ आपको याद रखनी चाहिए. अल्कोहलिक KOH डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन कराता है. लीविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होता है. ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में विसिनल डाइहालाइड्स बनते हैं. देन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड. उसमें मकानिकॉव रूल आ जाता है, तो ऐसे याद रखना है मेनली. जैसे एल्कीन है, उसमें हाइड्रोजन हेलाइड का एडिशन हो रहा है, तो फिर ये कार्बोकेटाइन इसका इंटरमीडिएट होगा. और मकानिकॉव रूल में कुछ नहीं है, बस कार्बोकेटाइन को सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिले उस हिसाब से आना है, एडिशन करवाना है. सो और एंटी मकानिकॉव जस्ट उसका उल्टा, बिकॉज उसमें पेरोक्साइड इफेक्ट HBr के केस में ही होता है. बस यही एक लाइन याद रखना है. इतना लंबा मैकेनिज्म याद रखने का आगे में ज़रूरत नहीं है, आपको इसको सब कॉन्शियस ब्रेन में याद रखना है. सबसे आगे जब आप बात करोगे मरकॉनिकॉव रूल का, तो सबसे पहले आना चाहिए कि कार्बोकेटाइन बनता है. एंटी मरकॉनिकॉव रूल का सबसे पहले याद आना चाहिए इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है, एंड उसकी वजह से स्टेबिलिटी पता चल जाएगी आपको. सो ऐसे पढ़ना है. एक रिएक्शन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस में क्या होता है, ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है Zn और H2O के प्रेजेंस में. तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बन जाता है ओजोनाइड. तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसे याद रखना है, मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ना है. देखिए, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और एक एक ऑक्सीजन दोनों के साथ लगा देना है, तो ये डायरेक्टली प्रोडक्ट बन जाएगा. तो ऐसे भी कुछ रिएक्शंस आपको याद रखनी होगी ताकि आप जल्दी से उसका प्रोडक्ट बना पाओ, क्योंकि आगे में तो चेन में रिएक्शंस होगी ना, आप उसको ऐसे अलग अलग नहीं कर पाओगे. जल्दी जल्दी करने के लिए ऐसे ही रिएक्शंस को याद करना पड़ता है. उसके बाद अल्काइंस आता है, ट्रिपल बॉन्ड का ऑर्बिटल डायग्राम याद रखना चाहिए. और छोटी छोटी रिएक्शंस जो NCERT में लिखी होती है, MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि लोगों का ध्यान नहीं जाता. तो इसमें याद रखना है कि इथाइन बन रहा है लास्ट में, तो ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. ऐसे ही अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में डिहाइड्रो हैलोजनेशन होता है. ये बात तो मैंने पहले ही बता दी. फिर सोडामाइड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. एल्काइन के केस में साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से रेड आयरन डाल करके बेंजीन बनता है. ये आगे के चेन रिएक्शंस में बहुत अच्छा पार्ट बनती है. एंड सोडामाइड रिएक्शन इज दिस वन. एसिडिटी ऑफ एल्काइंस अच्छा पोर्शन है क्वेश्चन पूछने के लिए. एंड यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लर्न होनी चाहिए. फिर बेंजीन में आ जाते हैं. बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने पहले ही बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है. कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है. उसमें नाइट्रेशन में एक एक्सेप्शन है. नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल है, वो NO2+ है, दैट इज़ नाइट्रोनियम आयन. एंड इसका इलेक्ट्रोफाइल याद रखना है. एंड फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म आपको याद होना चाहिए. किससे क्या बनता है जस्ट तुरंत में याद होना चाहिए, मतलब रिएक्शन देखते ही प्रोडक्ट का नाम मुँह पे होना चाहिए.
और बेंजीन के केस में तो एनहाइड्रस AlCl3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। उसका जो 3 स्टेप है वो यहाँ NCERT में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ये रिएक्शन बेंजीन के साथ क्लोरीन का रिएक्शन जिससे एक Cl का एडिशन हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है, बेंजीन में कोई भी ग्रुप लगाने पे उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा उसका रिएक्शन ओरिएंटेशन में, मतलब फिर रिएक्शन करके जो कंपाउंड आएगा वो कहाँ पे जुड़ेगा, ऑर्थो मेटा पारा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आना ही चाहिए। कौन ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है, कौन पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, कौन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये आना ही चाहिए। जैसे ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एक्टिवेटिंग कहलाते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में बढ़ा देते हैं। तो वाले ग्रुप्स जो भी +M इफेक्ट शो करते हैं वो ऐसे ग्रुप होते हैं, +M+I इफेक्ट। एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स ना सारे पोजीशन मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देते हैं। तो कंपेरेटिवली मेटा में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ तो कंपेरेटिवली ज़्यादा है। -R-I ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं जिनके पास लोन पेयर नहीं होता, और इसकी वजह से डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के कारण जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जो नया ग्रुप ऐड हुआ है वो मेटा पोजीशन में ऐड होता है क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक है ना, इलेक्ट्रॉन लविंग, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल रहा है वहाँ आके वो लग जाएगा। तो यही है, हाइड्रोकार्बन ऐसे ही पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे मत छोड़िए कभी भी। ये मेरी ऑर्गेनिक के नोट्स हैं, 10 पेज में मैंने सारे ऑर्गेनिक समराइज़ की 11-12 की। आप भी ऐसे बना सकते हो। देखिए पहले ही चैप्टर्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ऑलरेडी सिलेबस इज़ वेरी ह्यूज, तो ऑलरेडी इतने बड़े चैप्टर्स को और एक्सपैंड नहीं करना है, हमें बेसिक चीज़ों को कंसाइज करना है। पढ़ने का तरीका इतना सिंपल रखना है कि याद रखने वाली चीज़ें ही कम हो जाए ताकि हम लॉन्गर टाइम तक उसे याद रख सकें। तो या तो वो अपने ऐसे नोट्स बना लीजिए, NCERT पढ़ने के बाद अगर अपने ऐसे नोट्स बना ली ना तो रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा, और रिवीजन करते रहना हमेशा। ऑर्डर्स रटने में ध्यान मत देना, पता चल जाएगा प्रैक्टिस के साथ कि कौन सा इफेक्ट शो करेगा, लेकिन कंसेप्ट होना चाहिए कि कौन सा इफेक्ट से क्या फैक्टर इफेक्ट होगा, वो कंसेप्ट होना चाहिए अंदर में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसा ही और लेक्चर्स के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।